हेलो वेलकम टू द चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम फिर से जुड़ चुके हैं एक नए सेशन में। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं मेडिवल इंडिया की। मेडिवल इंडिया में हम मुस्लिम इन्वेजन से लेकर मुगल्स तक का जितना भी हमारी इंडियन हिस्ट्री में इम्पोर्टेंस है हम उसको डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। तो हम लोगों के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम इस जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम लोग जो हैं इस यूट्यूब चैनल पे एक तरीका है जिसमें हम पहले दिन तो सेशन लाते हैं, फिर अनदर डे जो होता है उसी सेशन पे जो है एमसीक्यू सीरीज़ आती है। तो उस एमसीक्यू सीरीज़ से क्या होता है कि जितने भी हमने पहले दिन डिस्कस किया होता है सेशन में, तो उसी के बेस पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिससे हमारा जो टॉपिक होता है वो पूरा कंप्लीट तैयार हो जाता है। तो आइए उसी चीज़ को हम फॉलो करें और आगे हम चलते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट की थी। पहला लेक्चर जो हमारा इंडियन हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री पे आया था, जिसमें मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबली जेके एसएसबी के लेवल की, वो मैंने बता दी थी। फिर उसके बाद सेकंड सेशन आया जिसमें एमसीक्यूज ऑफ एंशिएंट इंडिया हमने डिस्कस किया। तो अब हम नेक्स्ट कर चलते हैं कि मुस्लिम इन्वेजन्स जो हुए हैं इंडिया में, और फिर उसके बाद मुस्लिम जो दिल्ली सल्तनत, खिलजी, फिर उसके बाद तुगलक वगैरह जितने भी आए, तो उन सबको हम ट्रिक्स के वाइज याद करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका ये वाला टॉपिक जो है अच्छे से इस वीडियो में कवर हो जाए। और नेक्स्ट सेक्शन आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि उसमें हम जितने भी इस सेक्शन में पॉसिबल एमसीक्यूज होंगे वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज अगर हम चलते हैं आगे, तो आज पहले हम सबसे पहले चलते हैं कि जो इन्वेजन हुआ था मुस्लिम्स का। मुस्लिम इन्वेजन से पहले हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बनते हैं फॉरेन ट्रैवलर से। जितने भी फॉरेनर ट्रैवलर्स आए हैं इंडिया में, उन्होंने जो जो किताबें लिखी हैं, इंडिया में जो कुछ भी देखा, तो उसको हम आज अपनी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम देखा जाए उस टाइम पे ना इंटरनेट था, ना कोई ऐसी चीज़ थी जिसको हम प्रिजर्व करके हमें अगले वाली जनरेशन को पता चलता कि वहाँ पे क्या हो रहा था। लेकिन एक चीज़ थी, जो थे फॉरेन ट्रैवलर्स। वो ट्रैवलर्स क्यों आते थे? जैसे हम आज अगर हम ट्रैवल करते हैं किसी कंट्री में, यूएस जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे, किसी और चीज़ जगह पे भी जाएंगे, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली आज के ट्रैवलर्स जो हैं वो व्लॉगर्स बन चुके हैं, व्लॉग बना के यूट्यूब पे डालते हैं। बट द थिंग इज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, तो दे वर नॉट व्लॉगर्स। मतलब उनके पास कैमरास तो नहीं थे, लेकिन उनके पास पेन और नोटबुक्स होते थे। सॉरी, नोटबुक्स तो नहीं होते थे, बट मान लो नोटबुक्स होते थे। तो वो लोग अपने जो राइटिंग्स है ना, वहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखते थे। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ ह्यूम सेंग की, तो उसने कश्मीर के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो आज अगर हम अपनी कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें, तो हमें ह्यूम सेंग के अकाउंट से बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें, तो ह्यूम सेंग ने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है, यहाँ पे हॉर्सेस, घोड़ों की जो हॉर्सेस होते हैं, उनकी अच्छी ब्रीड मिलती है, और वहाँ पे चाय की अच्छी कल्टीवेशन, यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। अब मुझे आज अगर मैं पुंछ को देखूं, तो मुझे वहाँ पे तो न चाय अच्छी मिलती है, ना वहाँ मुझे कोई ऐसा हॉर्सेस की ब्रीड मिलती है। बट द थिंग्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आज से 1000, 1200, 1500 साल पहले रहा होगा वहाँ पे ऐसा दौर। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज ट्रैवलर्स। अगर अब हम इनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इन पे बनते हैं। तो आइए अब हम 10 ऐसे इम्पोर्टेंट जो भी ट्रैवलर्स रहे हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं मैग्नेथीस। मैग्नेथीस क्या था? ये ग्रीक ट्रैवलर्स थे। इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है इंडिका। इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है, सॉरी, इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है इंडिका। वो आपने याद रखनी है। मैग्नेथीस की बुक है इंडिका, जिस पे इन्होंने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है लिखी हैं। दूसरे आते हैं फाहिन। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ये थे। तो ये थे चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क हु ट्रैवल्ड इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ह्यूम सेंग। ह्यूम सेंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है जेके एसएसबी के लिए? क्योंकि ह्यूम सेंग ने जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया। 2 साल ये कश्मीर में रुके, और इन्होंने वहाँ पे हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, ये वाली चीज़ें वहाँ पे सीखी, संस्कृत लैंग्वेज सीखी। तो ह्यूम सेंग एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री कंसर्न करते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। फिर उसके बाद आता है अल बेरूनी, ठीक है। अल बेरूनी कहाँ से थे? एक पर्शियन स्कॉलर थे। मोरक्को पोलो, ये वेटेरियन एक मर्चेंट थे जिन्होंने इंडिया को ट्रैवल किया। इब्ने बतूता, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इनका सफ़रनामा है रेहाला। फिर उसके बाद आता है निकोला दी कॉन्टी, ये इटली के थे, इटालियन थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अब्दुल रज़ाक, ये भी एक पर्शियन थे। फिर उसका आता है वास्को डे गामा। वास्को डे गामा को तो आप सब लोग जानते ही हैं,
जब जैसे ही आपको वास्को डी गामा का नाम याद आए तो आप याद करो 1498 कैलिकट की एक कोस्ट पे ये पहुंचे थे इंडिया को, केप ऑफ गुड होप से होते हुए इंडिया को इन्होंने डिस्कवर किया था। तो दीज आर द समथिंग। फिर आता है सर थॉमस रो। थॉमस रो कौन थे? ये जहांगीर के कोर्ट में आए थे इंग्लिश से, डिप्लोमेट। ये इंग्लिश से आए थे जहांगीर से रिक्वेस्ट करने कि जहांगीर साहब आप हमें क्या दो, आप हमें थोड़ी सी इजाज़त दो, हम यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं। अब फिर उन्होंने अगले 250-300 साल ऐसा ट्रेड किया कि इंडिया उसको मतलब रुला दिया था, इन्होंने कब्जा कर लिया था ना इंग्लिश ने। लेकिन देखो ये आए कैसे थे, ये एक डिप्लोमेट की तरह आए थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे जहांगीर को कि आप हमें बस थोड़ी सी इजाज़त दो, हम एक दुकान खोलना चाहते हैं। फिर पूरी की पूरी कंट्री पे कब्जा कर लिया। तो ठीक है, दीज वर द सम इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो फॉरेनर थे और एज अ ट्रैवलर इंडिया आए थे। चलो अब हम आगे चलते हैं सीधा। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक देना चाहता हूँ। जैसे मैं याद करता हूँ, जैसे स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड फिर उसके बाद सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। तो अब अगर मैं ट्रिक दूँ शायद थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड सी लगे, तो ट्रिक कुछ यूँ है, शाहरुख खान तुझे साथ ले जाएगा। मैंने हमेशा से ये ऐसी याद करी है और मुझे आज तक कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आई है। शाहरुख खान तुझे साथ ले जाएगा। शाहरुख से आता है स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, 1206 से 1290। खान से आता है खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक, 1290 1320। शाहरुख खान हो गया, ठीक है, दो चीज़ें हो गई। शाहरुख खान तुझे से आ गया तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी 1320 टू 1414, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सैयद तुझे साथ में आता है सैयद 1414 टू 1451। फिर आता है एंड पे लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में आता है जो 1451 से लेकर 1526। अब आप बोलोगे सर इसकी डेट्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, याद कैसे रहेंगी? देखो डेट्स याद नहीं रहती, बट द थिंग इज जब आप हिस्ट्री को 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ोगे ना तो आपको डेट्स अपने आप याद रहेंगी। अब मैं आपको थोड़ी सी यहाँ से बात बताने चाह रहा हूँ जीके एसएसबी के एग्जाम्स के रिलेटेड। मैंने कुछ लेक्चर्स देखे, अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए जेके एसएसबी का, सब इंस्पेक्टर का हुआ, फाइनेंस का हुआ, वेटनरी फार्मासिस्ट का हुआ और साथ में स्टॉक असिस्टेंट का हुआ। ये 4 एग्ज़ाम हुए, ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम हुए 2021 के बाद। यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों को देखा जिन्होंने वीडियोस डाली यूट्यूब पे, हाउ आई क्वालिफाइड फॉर ऑफ ऑल ऑफ एग्जाम्स, हाउ आई क्वालिफाइड मैनी एग्जाम्स, हाउ आई क्वालिफाइड ऑल दोज एग्जाम्स। मतलब मैंने कुछ ऐसे बच्चों को देखा जिन्होंने सभी के सभी एग्जाम्स क्वालिफाई किए। उनसे मुझे एक चीज़ पता चली, एक तो उन्होंने बोला कि वो हर सब्जेक्ट में माहिर रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि उन्होंने एक सोर्स को 50 बार पढ़ा है। क्या बोला? एक सोर्स को 50 बार पढ़ा है। उन्होंने 50 सोर्सेज नहीं पढ़े, 50 किताबें नहीं पढ़ी, उन्होंने एक किताब को 50 बार पढ़ा है। तो जब आप एक सोर्स को 50 बार पढ़ोगे ना तो उसके पेज से आप वाकिफ हो जाओगे, आपको याद होगा कि फलाने पेज पे क्या लिखा है, फलाने पेज पे क्या लिखा है। सो मैं अभी से इवन सुपरवाइजर्स की जो गर्ल्स तैयारी कर रही हैं उनको, जेके एसएसबी की कोई और तैयारी कर रही हैं लड़कियां उनको, कोई भी लड़का किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा उनको, अभी से ये बहुत बड़ी वार्निंग दे दूँ, बहुत बड़ा एक वो चीज़ें दे दूँ कि आप लोग ये वाली गलती बिल्कुल मत करना कि आप लोगों को जो है इस समंदर में डूब जाओगे। ये जो टेलीग्राम का समंदर है ना, इस टाइम पे बहुत मटेरियल, बहुत अनलिमिटेड मटेरियल पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, एक चीज़ को उठाना है और उसको 10 बार, उसको 15 बार पढ़ना है। एक चीज़ को उठाओगे आप, जैसे ये वाला पेज है, ठीक है, इस पेज को आप 20 बार पढ़ लो, आपको ये वाली डेट्स ना कभी सपने में भी नहीं भूलेंगी। शाहरुख खान तुझे साथ ले जाएगा, ये तो मुझे लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, और इसकी जो डेट्स हैं ये भी मुझे कभी नहीं भूलती। क्यों नहीं भूलती? जस्ट बिकॉज कि मैंने इस वाली चीज़ों को मतलब बार बार पढ़ के जब मेरे सामने स्लेव डायनेस्टी आता है, मेरे सामने आता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210, फिर आता है इल्तुतमिश 1210 से 36, रज़िया सुल्ताना 36 से लेकर 40। दीज आर द थिंग हाउ यू कैन रिकॉल ऑल दोज फैक्ट्स। तो आपने क्या करना है फैक्ट याद करने के लिए, हिस्ट्री के लिए, तो आपको इसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं कि मुस्लिम रूल हिंदुस्तान में आया कैसे। सबसे पहले आते हैं मोहम्मद कासिम, ठीक है, मोहम्मद कासिम के बाद आता है गजनवी पीरियड। मतलब गजनवी की जो रेट्स थी ना वो इम्पोर्टेंट है इंडिया में, क्योंकि 1000 से लेकर 1026 एडी तक उन्होंने क्या किया, इसने हमला किया, ठीक है। इसके हमले जो थे ना, इसकी जो रेट्स थी ना वो मोस्टली वेल्थ के लिए थी, यानी कि वेल्थ के लिए थी वो। मतलब इंडिया की जो वेल्थ थी ना, जो भी यहाँ मंदिरों में या कहीं पे भी कोई खजाना रखा होता था, ये वेल्थ के लिए आया था, ठीक है। और लास्ट वाला इसने हमला किया था सोमनाथ के टेम्पल पे, ठीक है। इसकी जो रेट्स ना वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं।
इसके बाद आता, पहले आता है मोहम्मद कासिम, फिर आता है गजनवी, फिर उसके बाद आता है कौन, महमूद गोरी। ठीक है, महमूद गोरी जिसने असल में यहाँ पे जो है राजा मतलब मुस्लिम्स जो है डायनेस्टी स्टार्ट की। ये एक तुर्क था। कौन था? टर्की से आया हुआ तुर्क था। इसने क्या किया, इसने यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पे इंडिया का रूलर था, पृथ्वीराज चौहान को बैटल ऑफ तैरेन में 1192 में हरा दिया। अब यहाँ पे बैटल ऑफ तैरेन 1191 हुई थी, एक साल पहले सैम नाम से एक बैटल हुई थी, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ तैरेन फर्स्ट, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ तैरेन सेकंड। फर्स्ट में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गोरी को हरा दिया। क्या हुआ, मैं दोबारा से आप लोगों से बता रहा हूँ कि महमूद गोरी जो एक तुर्क था वो हिंदुस्तान में आया, उसने हिंदुस्तान पे हमला किया और पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में उसको हरा दिया। कहाँ पे? फर्स्ट बैटल ऑफ तैरेन। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तैरेन में महमूद गजनी को हरा दिया। महमूद गजनी ने क्या किया, उसने दूसरी बार एक साल में आया और दूसरी साल क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। सेकंड बैटल ऑफ तैरेन कौन जीता? महमूद गोरी जीता और पृथ्वीराज चौहान को इसने मर्डर कर दिया। ठीक है, तब क्या हुआ, एस्टैब्लिश द दिल्ली सल्तनत। फिर उसने क्या कर दिया, दिल्ली सल्तनत को एस्टैब्लिश किया। लेकिन ये बड़ा सुकून परस्त इंसान था, इसको लगा मैं इंडिया में सुकून मुझे आएगा नहीं, मुझे हिंदुस्तान में तो रहना है नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुर्की वापस चला जाता हूँ। अब इसने हिंदुस्तान जीता था, यहाँ के राजा को मार दिया था, अपना एक गुलाम, समझो उस टाइम पे गुलाम्स होते थे, ठीक है, अपने एक गुलाम जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको बोला कि तू एक काम कर, तू दिल्ली पे यहाँ पे मेरा एज अ गवर्नर रह, यानी कि तू दिल्ली को राज कर, तो लेकिन मेरे नाम के अंडर, मेरे अंडर रह के तू एक काम कर, तू दिल्ली को राज कर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है स्लेव। इसीलिए आपने देखा होगा इसको स्लेव डायनेस्टी क्यों बोलते हैं, क्योंकि महमूद गोरी का ये स्लेव था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द स्लेव ऑफ महमूद गोरी। और महमूद गोरी ने हिंदुस्तान जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा तू यहाँ पे तख्त संभाल, तू यहाँ पे राजा संभाल, तू यहाँ पे ये सारी चीजें संभाल, मैं चला तुर्की। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी यहाँ से शुरू होती है। लेकिन 1206 में क्या हो जाता है, 1206 में मोहम्मद गोरी मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब जिस स्लेव का मालिक मर जाए तो वो स्लेव स्लेव नहीं ना रहेगा, रहने को तो वो स्लेव ही है, मतलब उसको किसी ने आज़ाद तो किया नहीं है, बट द थिंग इज मालिक मर गया, अब वो किसी की सुनेगा नहीं, अब वो करेगा जो वो खुद करता है। आई समझ मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि मोहम्मद गोरी ने क्या किया, उसने हिंदुस्तान जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा कि तू मेरा स्लेव है, तो तू यहाँ पे मेरे अंडर इसको रूल कर। तो अभी तक तो महमूद गोरी उसको बताएगा कि कैसे रूल करना है, लेकिन 1206 में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है। अब असल में रूलर कौन बना, अब कौन डिसीजन लेगा? अब कुतुबुद्दीन ऐबक खुद डिसीजन लेगा, क्योंकि उसके ऊपर अब कोई है ही नहीं पूछने वाला, उसको सवाल करने वाला कोई है ही नहीं। तो अब यहाँ से स्टार्ट होती है स्लेव डायनेस्टी की। पहला रूलर जिसमें आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल रूल करता है, 1206 से लेकर 1210 तक। जब इसकी डेथ होती है तो ये पोलो खेल रहा होता है। पोलो को उस टाइम पे चौगान कहते हैं। चौगान क्या होता है? पोलो मीन्स के घोड़े पे बैठ के आपके हाथ में एक हॉकी जैसी स्टिक है और आप बॉल को ऐसे गोल फेंक रहे हो। आपने फुटबॉल देखा है, हॉकी देखी है ना, एक गोल वगैरह होता है दोनों तरफ से, तो दोनों टीम को अपने अपने उस गोल में बॉल फेंकना होता है, तो यहाँ पे घोड़े पे होता है। ठीक है, तो पोलो जिसको चौगान बोलते हैं, वो खेलते खेलते क्या होगी, इसकी डेथ होगी। इसकी जो कैपिटल थी वो लाहौर थी। देखो इंडिया जो है ना, इंडिया टर्म इंडिया आई या हिंदुस्तान आई, ये बहुत लेट आई। क्यों लेट आई? कि जब अंग्रेजों यहाँ पे रूल कर रहे थे ना, तो उन्होंने टेरिटरी को डिफाइन किया, मैप्स बनने लगे, दुनिया डेवलप्ड होने लगी, तब जाके टेरिटरी जो है वो डिफाइन हुई। जब ये लोग काम कर रहे थे ना 1206 1210 में, उस टाइम कोई टेरिटरी वगैरह नहीं होती थी। उस टाइम ये पूरे का पूरा खुला इलाका होता था। ठीक है, कोई बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं होता था, तो इसलिए जो है बहुत बड़ा एरिया जो था वो इनके अंडर था। लाहौर इसकी कैपिटल थी। इसको जो है ना लाख बख्श बोलते थे। लाख बख्श से आपको क्या समझ आता है कि एक इंसान जिसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, वो लाखों लोगों को बख्शता है, मतलब पैसा उनको देता है, पैसा बख्शता है, तो इसलिए इसको लाख बख्श बोलते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की जो है हेल्प करता था। 2.5 दिन का एक झोंपड़ा है, वो है कहाँ पे, अजमेर में, राजस्थान में, तो वो इसने बनाया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2.5 दिन का जो झोंपड़ा राजस्थान में है उसको किसने बनाया था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, ठीक है, कुतुब मीनार जो है वो बनाया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाना कि कुतुब मीनार, इसका नाम भी कुतुब था
और इसने जो है कुतुब मीनार का नाम अपने नाम से रखा। नहीं नहीं, इसने जो कुतुब मीनार का नाम रखा था वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी जो थे ये एक सूफी सेंट थे, ठीक है, सूफी सेंट एक फकीर इंसान थे। इनके नाम पे इसने क्या किया, कुतुब मीनार बनवाया, ठीक है। कुतुब मीनार बनवाया का मतलब ये है कि 4 साल तो इसने राज रूल किया, जिंदा रहा, 1210 में मर गया। इसका मतलब कुतुब मीनार तो 4 साल में कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि इसने स्टार्ट किया था लेकिन ख़त्म किसी और ने किया था। इसके दौर में फ़खरुद्दीन ने तारीख़ मुबारक शाही एक बुक है वो लिखी है फ़खरुद्दीन ने। फ़खरुद्दीन ने कौन सी बुक लिखी है, तारीख़ मुबारक शाही। हसन निज़ामी ने कौन सी बुक लिखी है, ताजुल मासीर। दीज आर द थिंग्स यू शुड मतलब इसकी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 2 बुक्स हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है। फिर आता है इसका बेटा जिसका नाम था अकरम शाह, अकराम शाह, ठीक है, अकराम शाह। वो उसको राजा बनाया जाता है 1210 में, लेकिन ही वॉज नॉट अ कैपेबल पर्सन, वो कैपेबल ही नहीं था, वो राजा बनने के लायक ही नहीं था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, फिर आया इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी। इल्तुतमिश जो था इसका सन इन लॉ था, इसकी बेटी का शौहर था। कुतुबुद्दीन की बेटी के साथ इल्तुतमिश ने शादी की थी, तो वो इसका क्या हुआ, दामाद हुआ, सन इन लॉ हुआ। तो 1210 में इसने इसका जो बेटा बना था ना, क्या नाम था, अकरम शाह। अकरम शाह को हटा के, क्योंकि वो कैपेबल था ही नहीं, खुद बन गया राजा। 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश ने राज किया। कब तक, 1210 से लेकर 1236 तक। अब जो कुतुब मीनार जो है अधूरा छोड़ के मरा था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कंप्लीट इसने करवाया, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। इल्तुतमिश में एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, इसको बोलते हैं चहलगानी सिस्टम। चहलगानी सिस्टम क्या होता है, मान लो मुझे आप, हाँ मुझे बना दो, मुझे आप एक स्टेट है जिसका नाम है ए, ठीक है, मुझे इस स्टेट का राजा बनना है, इस स्टेट का मुझे आपने राजा बना दिया। अब यार मसला ये होगा कि मुझे राजा बनना है और मुझे रूल करना है, मुझे बाकी चीज़ें करनी है, मुझे फॉरेन जाना है, मुझे सारी चीज़ें करनी है। आज तो चलो पोर्टफोलियोज होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं, हेल्थ मिनिस्टर तुम संभालो, फाइनेंस मिनिस्टर तुम संभालो, डिफेंस मिनिस्टर तुम संभालो, अलग अलग लोगों में काम बट जाता है, तो काम अच्छे से होता है। बट राजा के टाइम पे ऐसा तो था नहीं, राजा अकेला होता था, भाई मुझे डिफेंस मिनिस्टर भी मैं हूँ, मैं ही जो हूँ फाइनेंस मिनिस्टर भी हूँ, मैं ही होम मिनिस्टर हूँ, तो काम अच्छे से नहीं होता था। तो इसने क्या किया, इल्तुतमिश ने, इसने चहलगानी सिस्टम स्टार्ट की। चहलगानी कहते हैं पर्शियन में 40 को, मतलब कोर्ट में 40 लोग होंगे जो डिसीजंस लेंगे, यानी कि वो पॉलिसीज बनाएंगे और उन पॉलिसीज को राजा अप्रूव करेगा। मतलब पूरी पावर तो अपने पास रखी, लेकिन डिसीजन कौन बनाएगा, पॉलिसीज कौन बनाएगा, ये 40 लोग बनाएंगे, ये 40 नोबल्स बनाएंगे। इन नोबल्स को क्या कहा गया, इनको चहलगानी सिस्टम कहा गया। ये किसने स्टार्ट किया, इल्तुतमिश ने, आपको याद रखना है। ही वॉज अ इलबारी, इलबारी ट्राइब एक है, इलबारी एक ट्राइब है तुर्कियों की, तो ये उस तरफ उससे था, ठीक है। कुतुब मीनार कंप्लीटेड, मैंने कहा कंप्लीट किया कुतुब मीनार को, जिसकी हाइट क्या है, 238 फीट है। इसने कॉइन्स इशू किया, कॉइन समझ तो, सिक्का को इशू किया। जिसने इसने सिल्वर कॉइन इशू किया उसको बोला गया टंका, टंका बोला गया। जो इसने कॉपर का कॉइन इशू वो किया, शुरू किया, उसको बोलते हैं जीतल। आपको याद रखना है, कॉपर वाले को क्या बोलते हैं, जीतल, और सिल्वर वाले को बोलते हैं टंका। ये 2 कॉइन्स इसने इशू किए। इसने जो इक्ता सिस्टम शुरू किया। यहाँ से आपको चीज़ें पता चली जो मैंने इंपॉर्टेंट बोली, वो आपने याद करनी है। अगर आपको ये वाली PDF चाहिए तो आपको द एग्ज़ाम काउंसलर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द एग्ज़ाम काउंसलर का एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, जो आपको उसका भी जो है लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें अपडेटेड मिलती हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करो, और मेरे लिए कोई कमेंट है तो वो भी आप लिख सकते हो। चलो हाँ, लिख दो, कमेंट लिख दो, मुझे भी पता चले कि आप क्या हिसाब है पढ़ाने का, समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो लाइक करके कमेंट में बताओ कि हाँ सर समझ आ रही है चीज़ें। अब आते हैं इल्तुतमिश, जो 1236 में मर गया था ना, 1210 से लेकर 1236 तक। अब 36 में उसकी बेटी बनती है रजिया सुल्ताना। अब ऐसा तो होता नहीं है कि भाई राजा का बेटा ही है वो राजा बनेगा, राजा की बेटी क्यों ना बनेगी। भाई इल्तुतमिश एक अच्छा राजा था, उसने अपनी बेटी को सिखाया होगा सारी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें, तो बेटी राजा बन गई, सॉरी रानी बन गई। ये जो 40 लोग थे ना, मैंने आपको बोला था नोबल्स थे वो 40 लोग। अब यार
उन लोगों को ना ये बात खटक गई कि एक औरत, एक लड़की हमें कैसे रूल कर सकती है। उन्होंने रज़िया सुल्ताना को एक्सेप्ट नहीं किया। 1236 से लेकर 1240 तक रज़िया ने जो रूल किया, शी वाज फर्स्ट एंड ओनली फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ इंडिया। रज़िया सुल्ताना से लेकर अब तक हिंदुस्तान पे किसी मुस्लिम औरत ने रूल नहीं किया। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मतलब एक किसी स्टेट का वो बन जाना, प्राइम मिनिस्टर बन जाना, वो उसकी बात नहीं, इंडिया को रूल करने की बात हो रही। शी वाज फर्स्ट, वो पहली ऐसी औरत थी और इकलौती औरत थी जिसके बाद किसी मुस्लिम फीमेल ने इंडिया को रूल नहीं किया। ठीक है, शी वाज रज़िया सुल्ताना। लेकिन ये नोबल्स को एक्सेप्ट नहीं थी, तो नोबल्स ने इसको क्या करवा दिया, मरवा दिया। ये मतलब ये मारी गई। कहाँ मारी गई? 1240 में इसको मार दिया गया। फिर क्या हुआ, नसीरुद्दीन जो इसका भाई था, इल्तुतमिश का बेटा और रज़िया सुल्ताना का भाई था, इसको राजा बना दिया गया। अभी जो नोबल्स है ना, इन्हीं नोबल्स में एक था, इसका नाम था बालबन। क्या नाम था उसका? बालबन। उसने क्या किया, उसने नसीरुद्दीन को राजा बना दिया, खुद उसका वजीर बन गया। देखो, वजीर का मतलब नहीं होता कि छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती। वजीर का मतलब होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है ना, ऐसे ही ये दोनों पोस्टें भी हैं। अब बालबन ने क्या किया, बालबन ने नसीरुद्दीन को बना दिया राजा, तो खुद बन गया उसका वजीर, यानी कि खुद भी एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पे ये वहां पे रहा। अब खुद की भी इम्पोर्टेंट पोस्ट थी, राजा के साथ अपना वजीर भी बन गया खुद, और जो है नसीरुद्दीन को क्या बना दिया, राजा बना दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि 1246 से लेकर 1266 तक नसीरुद्दीन तो रूल करता है। ठीक है, नसीरुद्दीन रूल करता है, लेकिन 1266 में नसीरुद्दीन की डेथ हो जाती है। तो जो बालबन होता है वो खुद थ्रोन संभाल लेता है, खुद राजा बन जाता है। समझ आई मेरी बात? रज़िया सुल्ताना थी, रज़िया सुल्ताना को नोबल्स को पसंद नहीं आई, उन 40 लोगों को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको मरवा दिया। जब ये मर गई तो इसका छोटा भाई जिसका नाम था नसीरुद्दीन, उसको राजा बनाया गया। लेकिन एक बंदा था उन 40 लोगों में जिसका नाम था बालबन। बालबन ने क्या किया, खुद वजीर बना, इसको बनाया प्राइम मिनिस्टर, यानी कि इसको किंग बना दिया, राजा बना दिया, खुद इसका वजीर बना रहा। तो जैसे ही इसकी मौत हुई, इसकी डेथ हुई, खुद जो वजीर था वो खुद राजा बन गया। अब यहाँ पे आता है बालबन का टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे आता है बालबन। अब बालबन का नाम था उल्लू खान, ULUGH। ये उल्लू वाला, ओल वाला उल्लू नहीं है, आप इसको उल्लू समझो, ये बहुत बड़ी पहुंची हुई चीज थी। ठीक है, इसका नाम था उल्लू खान। ठीक है, उल्लू खान क्या था, ये सेकंड इलबारी ट्राइब, मैंने कहा था इल्तुतमिश तुर्की की एक ट्राइब है, इसका वो नाम है इलबारी। ठीक है, ये दूसरा बंदा था उस ट्राइब से, सेकंड इलबारी ट्राइब था ये। ठीक है, इसने खुद को जिले इलाही बोला। क्वेश्चन बनता है कि किसने खुद को जिले इलाही बोला, तो बालबन ने खुद को जिले इलाही बोला। जिले इलाही का मतलब होता है शेडो ऑफ गॉड, यानी कि मैं गॉड की परछाई हूँ, मैं गॉड की परछाई हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इसलिए इसने खुद को क्या बोला, जिले इलाही बोला। इसने निब्याबात खुदाई यानी कि डिवाइन ग्रेस का कंसेप्ट दिया। अच्छा, फिर एक चीज़ आती है सजदा एंड पाइबॉस। तो मुस्लिम्स में एक चीज़ है कि मुस्लिम जो है सजदा करते हैं सिर्फ अल्लाह पाक को, उसके अलावा वो कहते हैं कि पूरी दुनिया या पूरे उसमें संसार में जो है, ब्रह्मांड में जो है, किसी को हम सजदा नहीं कर सकते। बट ही वॉज अ किंग काइंड ऑफ, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव काइंड ऑफ पॉलिसी थी इसकी। ठीक है, इसने क्या कहा, इसने लोगों से कहा कि तुम मुझे सजदा करो क्योंकि मैं शेडो ऑफ गॉड हूँ। और पाइबोस कहते हैं, पाई कहते हैं पाँव को, बोस कहते हैं बोसा। आपने सुना होगा बोसे का मतलब होता है किस, यानी कि मेरे पाँव पे, हाथों पे जो है तुम चूमोगे। ठीक है, मेरे तो सजदा करोगे और मुझे चूमोगे, मेरे पाँव या हाथ चूमोगे। ठीक है, मतलब झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। कौन बोलता है, वो पुनीत सुपरस्टार बोलता है, तो झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। ये सजदा एंड पाइबॉस इसने स्टार्ट किया। इसने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन किया। इसने पहले जो काम किया ना, इसने अबॉलिश कर दिया चहलगानी को। वो जो 40 लोग थे ना, जो थे वो काम खराब कर रहे थे। क्यों काम खराब कर रहे थे? अरे भाई, किंग जो चाहेगा वो तो हो ही नहीं रहा, उसको जो मोटिवेट कर रहे हैं ये 40 लोग कर रहे हैं, मतलब असल पावर किसके पास है? 40 लोगों के पास है। ये 40 लोग चाहें तो किंग को भी मरवा दें। इससे इन्होंने क्या किया, बालबन ने सबसे पहले चहलगानी को ख़त्म किया। अब तो मैं अकेला किंग हूँ, मैं खुद डिसीजन लूँगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। इसने क्या कर दिया, नवरोज़ होता है ना, नवरोज़ जो है ना, जो हमारी ईरान की कम्युनिटीज़ हैं वो नवरोज़ को एज अ न्यू ईयर मनाती हैं। ठीक है, हमारे कश्मीर में भी मनाया जाता है, इसको बोलते हैं न्यू ईयर। ठीक है, इसने वो इंट्रोड्यूस किया।
और इसका एक कोर्ट पोएट था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अब JK SSB अमीर खुसरो को जब क्वेश्चन पूछती है तो पूछती है कि इसको क्या टाइटल मिला था। इसको तूतिए हिंद बोलते हैं। तूतिए हिंद मतलब तोता, आपने सुना होगा पैरट होता है, पैरट ऑफ इंडिया, यानी कि तूतिए हिंद इसको बोला जाता था, ठीक है। फिर आता है नसीरुल मोमिनीन। इसने क्या कर दिया, बालबन ने खुद को बोला नसीरुल मोमिनीन, यानी कि मैं खलीफा का राइट हैंड हूँ। खलीफा मुस्लिम्स का जो होता है दुनिया में एक स्पिरिचुअल लीडर होता है। हम किसी जो मुस्लिम्स होते हैं वो किसी इंसान को उसको अपना स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं, उसको हम खलीफा बोलते हैं। तो इसने खुद को खलीफा का राइट हैंड बोला, ठीक है। फिर उसके बाद इसने सेपरेट किए जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे आज के टाइम पे हम मान के चल रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ ये है क्या कहते हैं उसको, डिफेंस जो है वो मान लो एक ही बंदा संभाल रहा है, एक ही डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री के अंडर है, लेकिन बाद में हम उसको सेपरेट करते हैं। तो वही यहाँ पे बात हो रही है दीवाने वजारत। वजारत कहते हैं फाइनेंस को, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। दीवाने अर्ज कहते हैं डिफेंस को, अरिज। तो यहाँ पे कहा रहा है कि इन्होंने सेपरेट किया, बालबन ने सेपरेट किया दीवाने फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री को अलग किया। इसकी एक पॉलिसी बोलते हैं जिसको नाम था ब्लड एंड आयरन। ये आपने याद रखनी, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किसने फॉलो करी थी, तो बालबन ने करी थी। नॉन तुर्क, यानी कि ये तो खुद तुर्क थे ये सारे जो भी ये थे, तो इन्होंने क्या किया, नॉन तुर्क को निकाल दिया। मान लो कि डोमिनेंस, जैसे कि इस टाइम इंडिया को रूल कर रहे हैं मोदी जी और उसके बाद अमित शाह, दोनों कहाँ से, गुजरात से। मान लो गुजरात के अलावा जितने भी लीडर्स हैं वो उनको हटा दें, बोले कि सिर्फ गुजराती जो हैं वो रूल करेंगे इंडिया पे। तो ऐसा वाली चीज़ें जो हैं ये बालबन ने करी। बालबन ने क्या करा, सभी लोगों को हटा दिया, किसी को कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्टर बनाया ही नहीं। किसको बनाया, नॉन तुर्क को एक्सक्लूड कर दिया। खुद जो तुर्क थे उन्हीं को इन्होंने अच्छे अच्छे काम दिए। फिर इसके यहाँ स्पाइज, इसने जो है कुछ जो होते हैं स्पाइज होते हैं तो उनको जो है लॉन्च कर दिया, उनको जो है अपनी सल्तनत में रखा, जिनको बारिज कहा गया, BARIDS। बारिज किसको बोलते हैं, स्पाई को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है बालबन के बारे में। अब अगली जो बालबन के बाद कुछ रूलर्स आए लेकिन वो वीक थे, चलो उनके बारे में हम बात करते ही हैं। फिर आती है खिलजी डायनेस्टी। मैंने क्या कहा था, SK यानी कि शाहरुख खान। अब आते हैं खान पे, शाहरुख खान, खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के सबसे पहले राजा थे जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम था इनका, जलालुद्दीन खिलजी। तो ये क्या करते थे, हिंदुओं के साथ अच्छे सलूक करते थे, यानी कि जितने भी नॉन मुस्लिम थे उनके साथ नॉर्मल बिहेव करते थे, अच्छा बिहेव करते थे। बालबन कौन सा बिहेव करता था, वो खतरनाक किस्म का बंदा था, उसने किसी को नहीं छोड़ा, वो तो मुसलमानों के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करता था। लेकिन जलालुद्दीन क्या खिलजी ने क्या किया, उस गुडविल वाला इंसान था, अच्छे काम करने वाला इंसान था, ठीक है। लेकिन उसको मर्डर कर दिया इसी के सन इन लॉ ने। उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जो है अफगानिस्तान में अपने चाचा जान को मार देता है। तो ये एक्चुअली इसका चाचा भी था और साथ में इसी की बेटी के साथ इसकी शादी हुई थी, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। उसने क्या कर दिया, फिर अपने ससुर यानी कि फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी को मार के खुद किंग बन गया। अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, ये खुद एक हार्श किस्म का इंसान था, यानी कि खतरनाक इंसान था। इसने जो बालबन की रुथलेस पॉलिसी थी ना उसी को अडॉप्ट किया। इसने कहा कि कोई भी फेस्टिवल नहीं बनाएगा मेरी परमिशन के बिना, यानी कि जब तक मेरी परमिशन नहीं होगी कोई भी इंसान फेस्टिवल त्यौहार नहीं मनाएगा, कोई इंसान शादी नहीं करेगा मेरी परमिशन के बिना, कोई शराब यहाँ पे नहीं पिएगा, टॉक्सिकेंट होता है ड्रग्स वगैरह ये वाली चीज़ें होती है ना, तो कहता है कि वो वाली चीज़ें जो है वो भी बैन कर दी इसने कि वो मेरी परमिशन के बिना नहीं होगा। इसने अपनी जो उसमें स्पाइस, जैसे कि मैंने बालबन ने बोला था, बालबन ने जो है स्पाई वगैरह जो है अपने उसमें अंपायर में डाल दिए थे, जिनका नाम उसने बारिद रखा था, बारिद, ठीक है। इसने भी वही वाला काम किया, इसने भी स्पाइस वाला काम किया जिसको इसने बारिद बोला, ठीक है। फिर उसके बाद आता है किंगशिप, नोज नो किनशिप। इसने बोला है कि जो राजा होता है वो जो है किंगशिप को फॉलो नहीं करता, एक राजा को जो है वो किंगशिप यानी कि लीडरशिप फॉलो करनी चाहिए, किंगशिप को फॉलो नहीं करना चाहिए, यानी कि जो वो होता है ना कि परिवार वाली चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए एक प्रोमिनेंट लीडर के लिए। फिर इसके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, उसको बोलते हैं मार्केट रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे बड़ा काम है कि इसने जो है मार्केट रिफॉर्म्स किए थे। और इसी के टाइम पे मंगोल जो है चाइना के ऊपर वाली एक कंट्री है आज भी, वहाँ के जो चंगेज़ खान आपने सुना होगा,
बहुत खतरनाक किस्म का इंसान था। उसने बहुत आधी दुनिया की तो आधी पॉपुलेशन खत्म कर दी थी, वो मार देता था, ठीक है, इतना खौफ था उसका। तो इसने उसकी आर्मी को हराया था, मंगोलों को हराया था, जब मंगोलों ने इंडिया को एवेड करने की कोशिश की। इसका एक गुलाम था जिसका नाम था मलिक काफूर। आपने अगर पद्मावत मूवी देखी है तो मलिक काफूर आपने देखा होगा। इसने उसको हुक्म दिया कि तू साउथ की तरफ जा, साउथ इंडिया की तरफ, और वहां पे मेरे लिए टेरिटरीज जीत के आ, वहां मेरे लिए जो वहां की डायनेस्टीज है, वहां के राजा, उनको मार के उस वहां की टेरिटरी को जो है अपने अंडर करके आ, ठीक है। ये हो गया इसका मलिक काफूर। फिर इसने एक चेहरा और दाग सिस्टम लॉन्च किया। अब आप मुझे कमेंट में बताओ पहले कि ये चेहरा और दाग सिस्टम होता है क्या, वीडियो पॉज करके। तो आई होप आपको जो पता था तो आपने उसको कमेंट में लिख दिया। अब मैं बताता हूँ आपको चेहरा और दाग सिस्टम क्या होता है। देखो, आज के टाइम पे अगर कोई पुलिस में ज्वाइन होता है, उसका आईडी कार्ड बनता है, उसकी फोटोग्राफ ली जाती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे ही डिपार्टमेंट में वो कहीं गायब हो जाएगा तो डिपार्टमेंट वालों को पता चल जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन इस टाइम पे आप सोचो क्या इन्फॉर्मेशन रहती होगी उसके पास। आज एक भाई चला गया अलाउद्दीन खिलजी की उसमें फौज में, तो कल वो थक गया तो कल दूसरा भाई चला गया। अलाउद्दीन खिलजी को क्या ही पता चलेगा, या तब फोटोग्राफ वीडियो कैमरा तो होते नहीं थे। लेकिन इसने एक चीज़ लॉन्च की जिसको बोलते हैं चेहरा एंड दाग सिस्टम। यानी कि हर जो भी इसके यहाँ वो होगा, फाइटर होगा, उसका चेहरा जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। रिकॉर्ड का मतलब उसका चेहरा स्केच बनाया जाएगा या किसी और आइडेंटिफिकेशन मार्क के तौर पे लिया जाएगा कि हाँ भाई ये मेरा जो है आर्मी का पर्सनल है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है दाग सिस्टम। दाग सिस्टम जो इसके यहाँ पे घोड़े होते थे ना, घोड़े, उस पर दाग लगाते हैं। आपने आज भी देखा होगा कि लोहा जो होता है, लोहा उसका एक शेप बनाते हैं, यानी कि ब्रांड बनाते हैं, अपना लोगो बनाते हैं, उसको गर्म करते हैं। जब वो लाल हो जाता है ना, फिर जो है घोड़े की बॉडी के साथ उसको चिपकाते हैं। घोड़े को दर्द तो होगा, लेकिन जो वो निशान छूटेगा ना, वो निशान परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे उस घोड़े की आइडेंटिफिकेशन होती रहेगी। फिर उसके बाद इसने क्या कर दिया, कसर हजार सुतून। ये इसने दिल्ली में एक वो बना, सुतून कहते हैं थम को, थम कहते हैं पिलर को, ठीक है। इसने एक ऐसी वो वहाँ पे दिल्ली में जगह बनाई जिसमें 1000 पिलर्स जो थे, ये आज भी मौजूद है। लेकिन ऐसे जितने भी पिलर्स ये हैं टूटी फूटी हालत में आज मौजूद है, लेकिन इतने पिलर्स वहाँ पे नहीं है। जो कुतुब मीनार है वहाँ उसके एंट्रेंस पे इसने अलाई दरवाज़ा बनाया। अलाउद्दीन खिलजी नाम था तो अलाई दरवाज़ा इसने बनाया कुतुबुद्दीन के सॉरी कुतुब मीनार के वहीं पे प्रेमिसेस में। फिर उसके बाद इसने खुद को सिकंदर आजम बोला। तो अलेक्जेंडर जो था ना, उसके बारे में कहा जाता है उसने पूरी दुनिया पर फतेह करने का इरादा किया था। तो ये जो अलाउद्दीन था ना, ये भी बहुत खतरनाक किस्म का लीडर था, इसलिए इसने भी खुद को क्या कहा कि मैं सिकंदर आजम हूँ। तो फिर उसके बाद आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, जहाँ पे क्या हुआ था कि चित्तौड़गढ़ में क्या हुआ था कि राजा रतन वहाँ के राजा थे और अलाउद्दीन वहाँ जाते हैं तो पद्मावत इनको पसंद आ जाती है। लेकिन एंड पे क्या है, पद्मावत क्या करती है, जौहर अटेम्प्ट करती है, यानी कि खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। तो ये वो वाली जो है इसी अलाउद्दीन पे बेस्ड है। चलो, अलाउद्दीन के बाद आता है सॉरी हाँ, अलाउद्दीन के बाद और भी कुछ लीडर्स आते हैं बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। फिर उसको आ जाती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 1320 से लेकर 1414 तक, ठीक है। ये जो होता है इसका पहला लीडर जिसको बोलते हैं गयास उद्दीन तुगलक, ये पहला जो है इंपॉर्टेंट लीडर होता है तुगलक डायनेस्टी का। कौन? गयास उद्दीन तुगलक। उसको ये खुद को नाम देता है गाजी। क्या नाम रखता है खुद का? गाजी। और जो इरिगेशन होती है वो पहली बार स्टार्ट होती है इंडिया में, कब होती है? तुगलक डायनेस्टी के अंदर। यहाँ पे एक फोर्ट भी जो होता है इन्हीं के नाम से शुरू होता है, जो आज भी दिल्ली में जिसको बोलते हैं तुगलकाबाद। एक सिटी जो होती है ये आज भी उसके नाम से, तुगलकाबाद के नाम से एक सिटी मशहूर है दिल्ली में, ठीक है। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा इसी के टाइम पे। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा किसके टाइम पे लिखा? इसी के नाम पर। तुगलक के बाद आता है, इसी अगर तुगलक की बात करें यहाँ पे उसके बाद जो है लीडर आते हैं, उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये बहुत बड़े स्कॉलर्स थे, बहुत पढ़े लिखे राजा थे। चलो अब आप देखते हैं इसके करतूत क्या थे। तो इसके टाइम पे ना तुगलक डायनेस्टी जो थी वो अपनी पीक पे आ गई, यानी कि बहुत खतरनाक डायनेस्टी हो गई। लेकिन इसी का टाइम ऐसा था कि जब इसकी जो डायनेस्टी है तुगलक डायनेस्टी, ये खत्म होने पे आई थी, खत्म होने की कगार पे आई थी। कि इसी दौर में कहा जाता है कि तुगलक डायनेस्टी अपने टॉप पे भी थी और इसी के दौर में क्या है, ये वाली डायनेस्टी खत्म होने की
नौबत आ चुकी थी इसी डायनेस्टी को, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। शायद फैन की आवाज़ आ रही थी तो फैन मैंने बंद कर दिया। थोड़ा गर्मी हो रही है इस टाइम पे दिल्ली में, बट क्या करें। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये मैंने कहा कि बहुत बड़ा स्कॉलर था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो है ये डायनेस्टी जो है अपनी पीक पे भी हुई और साथ में ख़त्म होने पे भी आ गई। मंगोलों ने इसके टाइम पे भी हमला किया, लेकिन इसने क्या कर दिया, उनको डिफीट कर दिया। और इसके जो ऑफिशियल्स थे, यानी कि जो भी ऑफिसर था वो मेरिट पे था। मान लो इसके पहले जो राजा होता था उसको तो कोई किसी को जवाब नहीं देना, कोई कानून नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उसको जो मन आया उसको राजा बना दिया। मान लो मैं राजा के पास चला गया, मैं राजा जी मुझे फलानी जगह का वो बना दो, हेड बना दो। राजा बोलेगा ठीक है जा, बन के जा। तो दीज वर द थिंग्स। लेकिन इसके टाइम पे क्या हुआ, इसने ऑफिशियल्स को तब हायर किया जब उनका मेरिट था, यानी कि वो इस काबिल थे, तो उसको बनाया, ठीक है। इब्ने बतूता जो है इसी के टाइम पे आए थे। कहाँ से? मोरक्को से आए थे। बतूता मोरक्को से आए थे। जिज्ञासा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इब्ने बतूता किस कंट्री से था, तो वो था मोरक्को से। उसने यहाँ पे एक सफ़रनामा लिखा। उसने जो सफ़र किया उस पर एक बुक लिखी जिसका नाम उसने रखा रिहाला, REHALA, रिहाला, ठीक है। और इसके साथ वो उसने ट्रैवल किया कहाँ? चाइना तक। मतलब जब मोहम्मद बिन तुगलक चाइना ट्रैवल कर रहा था तो इसके साथ कौन था? इब्ने बतूता इसके साथ था। ये एक मोस्ट एजुकेटेड सुल्तान था, मतलब एक बहुत बड़ा स्कॉलर था। कहा जाता है कि पढ़ा लिखा अनपढ़ जाहिल था। क्यों था? एक इतना पढ़ा लिखा होने के बाद इसके कुछ डिसीजंस जो थे वो बहुत ख़राब थे, बहुत बुरे डिसीजंस थे। पहला डिसीजन, इसने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट की। क्या किया? दिल्ली से लेकर दौलताबाद, दौलताबाद साउथ में दक्कन में आती है एक जगह। इसने साउथ में नहीं, मतलब आप कह सकते हो डेक्कन प्लेटू में एक जगह है, ठीक है, दौलताबाद। क्या किया कि आप मान के चलो एक राजा है, ठीक है, मान लो मैं रूल कर रहा हूँ दिल्ली में, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा अपने लोगों को कि चलो जी हम कैपिटल शिफ्ट करें। तो कैपिटल खाला जी का घर तो नहीं है कि चलो जी सामान पैक किया ट्रक में डाला चलो जी हम शिफ्ट हो रहे हैं। पूरी की पूरी कंट्री की कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे। तो सिर्फ राजा नहीं जाएगा, राजा के साथ पूरी की पूरी प्रजा जाएगी। मतलब कम से कम 1 लाख लोग शिफ्ट होंगे। 1 लाख लोगों का शिफ्ट होना मतलब कोई आसान बात तो होती नहीं है। पार्लियामेंट है, सारी चीज़ें हैं। तो वही वाली चीज़ उस टाइम पे भी रही होगी। तो कैपिटल शिफ्ट करना कोई एवं की बात तो होती नहीं है। तो इसने क्या कर दिया, इसने जब दौलताबाद गया 2 साल के बाद बोलता है लोगों को कि मुझे वापस दिल्ली ले चलो। हो यार, मतलब कोई मजाक हो रहा है यहाँ पे कि एक बार तो आपने कहा कि चलो जी कैपिटल शिफ्ट करते हैं दौलताबाद, अभी अभी 2 साल हुए थे यहाँ आए हुए, अभी अभी सेटल हुए, अब आप कह रहे हो नहीं जी हमें वापस चलना। तो वहाँ इसलिए वहाँ उनको पानी की दिक्कत आई दौलताबाद में। वहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अच्छा नहीं था, तो इनको दिल्ली वापस आना पड़ा। लेकिन पूरी प्रजा को लेके गया, 1 लाख 1.5 लाख लोगों को यहाँ से लेके गया, और फिर क्या हुआ कि वहाँ से वापस आने को बोला। तो पहला डिसीजन तो यहाँ से इसका गंदा था। दूसरा, इसने टोकन करेंसी इशू की थी। मान लो आज 500 का नोट कहाँ बनता है? दिल्ली में कहीं पे भी बनता है, और पर्टिकुलर गवर्नमेंट के प्रेस से बनता है। बहुत डिफिकल्ट होता है उसको कॉपी करना। अगर नकली नोट बनाएगा तो कानूनन जेल हो जाएगी, और पहली बात तो हर कोई बना नहीं सकता, दूर से पकड़ा जाता है नकली नोट। तो जब आपको मान लो बोला जाए टोकन करेंसी, टोकन करेंसी एक पेज होगा उस पर लिखा होगा 100, तो वो जो है वो टोकन करेंसी होगी। तो इसने जो टोकन करेंसी बनाई वो एक इजी मनी होती है जो हर कोई इजीली बना सकता है। हर कोई इजीली क्या कर सकता है? कॉपी कर सकता है। तो लोगों ने टोकन करेंसी घर पे बनाना स्टार्ट कर दिया, इसकी इकोनॉमी डूब गई, खत्म हो गई। तो इसने टोकन करेंसी को फिर बंद कर दिया, वापस ले लिया डिसीजन। देखो दूसरा डिसीजन इसकी गवर्नमेंट का बैक। तीसरा डिसीजन ये क्या कहता है, हम क्या करेंगे, हम कुराचिल एक्सपीडिशन करेंगे। कुराचिल यानी कि एक नॉर्थन पार्ट है, वहाँ पे एक्सपीडिशन करेंगे। अपने जो सिपाही हैं, अपनी जो आर्मी वाले हैं, उनको बोला क्या बोला उनको कि तुम तैयार हो जाओ, हमें हमला करना है कुराचिल। अब कुराचिल क्या है? हिमालयाज के पार है। तो अब क्या है, अब आप मान के चलो दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ से इसकी आर्मी में लोग थे, इसके जो सिपाही थे वो यहाँ के थे। अब मान के चलो उनको बोले जाओ जाके हिमालय पे जाके लड़ो जाके। अब भाई उनमें भी तो प्रॉब्लम आएगी। अब वो भी विंटर्स में जाओ, मैं बोलूँ उनको चलो जी चाइना पे हमला करते हैं। अब राजस्थान की गर्मी में रहने वाला शख्स, उसको वो कैसे करेगा वो वाली चीज़ के उसको मैं जाके बोलूँ कि जाके हिमालय में हमने जंग लड़नी है, तो उसके लिए तो प्रॉब्लमेटिक होगा ना। तो ये तीसरी वाली इसका डिसीजन था, बहुत गलत है। ये 3 डिसीजन से इसको बोला जाता है कि ये पढ़ा लिखा जाहिल, पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार था, ठीक है। समझो, अब आप इसको पढ़ा लिखा गवार मत बोल देना। इसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। इसने जो उसने सारी गलतियां की थी, इसने इतने अच्छे काम किए। सबसे पहले इक्ता सिस्टम लाया।
इसने जजिया सिस्टम, जजिया कहते हैं उस टैक्स को जो एक मुस्लिम कम्युनिटी को, मतलब एक मुस्लिम राजा है, ठीक है, उस राजा के एरिया में जितने भी नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं उनको एक टैक्स देना पड़ता है। कौन सा टैक्स? फॉर बीइंग अ नॉन मुस्लिम। वो टैक्स में कुछ लोग जो होते हैं वो एग्जम्प्ट होते हैं, उसमें वुमेन को टैक्स नहीं देना पड़ता, चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को टैक्स नहीं देना पड़ता, और डिसेबल जो होते हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जजिया किस किस पे अप्लाई नहीं होता, किस किस पे अप्लाई होता है। 4 ऑप्शन में वो एक वुमेन देते हैं, दूसरा चिल्ड्रन देते हैं, तीसरा डिसेबल देते हैं, और चौथा ऑप्शन वो जो है वो ओल्ड पर्सन देते हैं। अब हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग ओल्ड पर्सन को सोचते हैं यार बूढ़े लोगों को भी इसने एग्जम्प्ट किया होगा कि हाँ बूढ़े लोगों को भी टैक्स नहीं देना, लेकिन नहीं, इसने वुमेन को टैक्स से बाहर रखा, इसने बच्चों को टैक्स से बाहर रखा, इसने क्या कर दिया कि जो डिसेबल लोग थे उनको टैक्स से बाहर का, अदरवाइज जजिया जो है बाकियों को देना पड़ता था। एक मिनट, चलो जजिया जो है बाकी को देना पड़ता था, लेकिन एग्जाम जो थे वो 3 कैटेगरीज में थी, वो हमने पढ़ ली। फिर इसने क्या किया था, इसने जितनी भी पेंटिंग्स थी उनको हटा दिया, क्योंकि इस्लाम में जो है पिक्टोग्राफी, फोटोग्राफी जो है इस्लाम में मना है कि आप किसी चीज़ की जो है पिक्चर्स जो है कलेक्ट नहीं कर सकते। इसने बहुत ज़्यादा इरीगेशन यानी कि कैनाल्स पे काम किया, इसने जो भी एग्रीकल्चर था उसमें जो है इरीगेशनल काम इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसने एक हॉस्पिटल खोला जिसका नाम रखा दारुल शिफा, ठीक है, दारुल शिफा के नाम से इसने एक हॉस्पिटल खोला। इसने दीवाने खिरात बोला, यानी कि खिरात कहते हैं कि आप हेल्प करो दूसरों की, गरीबों की मदद करो। उसमें एक डिपार्टमेंट खोला, यानी कि पूरी पूरी मिनिस्ट्री खोली। मिनिस्ट्री ये बंदगान, बंदगान कहते हैं स्लेव्स को, स्लेव्स के लिए एक मिनिस्ट्री खोली, ठीक है। कॉइन इसने इशू की, एक होता है आधा, एक होता है बीच। आपने सुना होगा, अगर आप थोड़े बड़े हैं 2000 या 90s के हैं, तो 1 रुपये से पहले आता था 1 रुपये का आधा रुपये, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। ये दो तरह के कॉइन्स होते हैं। अब जितना मुझे याद है उतना तो मुझे भी नहीं पता, बट द थिंग इज आई रिमेंबर कि होते थे आधा रुपये होता था और आधे से भी आधा रुपये होता था, ठीक है। 25 पैसे वाली चीज़ें होती थी और चीज़ें भी आती थी, 1 रुपये की 4 टॉफीज आती थी। आई हैव दैट मच ऑफ दैट काइंड ऑफ मेमोरीज। तो इसने भी जो है कॉइन्स इशू किए थे आधा और बीच वाले, ठीक है। फिर उसके बाद शारिब, शारिब वाज अ टैक्स, एक टैक्स था। कौन सा टैक्स था? इरिगेशनल टैक्स था, ठीक है। शारिब वाज अ इरिगेशनल टैक्स। इसने जामा मस्जिद, सॉरी मस्जिद और कुतुब मीनार को रेनोवेट किया। कुतुब मीनार पे लाइटनिंग हुई थी। कुतुब मीनार एक ऊंची बिल्डिंग है, तो उस पर क्या होता है कि लाइटनिंग होती है, जिसको थंडरिंग बोलते हैं ना, आसमानी बिजली कड़कना। तो जो बिजली पड़ी थी उस पर, तो वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था, इसने फिरोज शाह तुगलक ने उसको रिपेयर करवाया था। तो क्वेश्चन बनता है कि हु रिपेयर्ड कुतुब मीनार? तो फिरोज शाह तुगलक। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ टैक्स बताता हूँ। खराज एक टैक्स होता है, जो लैंड ज़मीन का जो टैक्स होता है ना उसको हम खराज बोलते हैं, ठीक है। इस दौर में खराज एक टैक्स होता था। और अगर कहीं पे फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया कि किसी जगह हमला किया, फिरोज शाह तुगलक ने मान लो नेपाल पे हमला किया, एक डायनेस्टी है उस पर हमला किया। अब उस डायनेस्टी से जितना पैसा आएगा ना उसका उसको 5 हिस्सों में बांटा जाएगा, और 5th वन जो है वो फिरोज शाह तुगलक को देना पड़ेगा। वो फिरोज शाह तुगलक जो है खुद को रखेगा, मतलब अपनी डायनेस्टी में रखेगा, और 4% जो है वो बाकियों में बांट देगा। जजिया, मैंने जैसे कहा, जजिया जो है नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगता है, और ज़कात जो है ये मुस्लिम्स का टैक्स है। मतलब ज़कात जो है हर मुसलमान को 1 साल में देनी होती है। जितनी भी उसके पास प्रॉपर्टी, जितनी भी उसके पास चीज़ें होती हैं, रखी हुई चीज़ें होती हैं, उन पे उसको टैक्स देना होता है 2.5%, 2.5%। मान लो किसी मुसलमान के पास जो है वो 1 लाख या 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो उसका जो 2.5 है वो उसको हर साल खर्च करना है, किसी गरीब को देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं तुगलक डायनेस्टी के लास्ट वाले रूलर थे नसीर उद्दीन तुगलक, ठीक है। ये 1390 से 1398 में थे। फिर उसमें तैमूर ने इन्वेजन किया था। तैमूर जो है ये एक फॉरेनर था, इसने हमला कर दिया। जैसे ही उसको पता चला यहाँ पे वीक रूलर है, उसने हमला कर दिया और हिंदुस्तान पे जो है तख्ता पलट हो गया, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करें, फिर आती है सैयद डायनेस्टी। अब ये सैयद डायनेस्टी क्यों आती है? क्योंकि जो तैमूर था ना उसने खिजर खान को अपॉइंट, खिजर खान एक सैयद था, इसको अपॉइंट किया। अब आपको याद आया होगा कि महमूद जो है गजनी है, उसने क्या कर दिया, उसने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद खुद तो चला गया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे अपॉइंट करके चला गया कि कुतुबुद्दीन तुम मेरा क्या करो, तुम मेरी टेरिटरी संभालो यहाँ पे। तो सेम केस इज विद खिजर खान।
सैयद डायनेस्टी के। जैसे ही तैमूर ने हमला करके वापस चला गया, उसने अपॉइंट किया खिज़र खान को एज अ रूलर ऑफ इंडिया। तो यहाँ से स्टार्ट हुई सैयद डायनेस्टी। इनकी कैपिटल जो थी दिल्ली कैपिटल थी। अब वजीर जो है फाइनेंस, मैंने दीवान वजीर तो बोला था। अरीज मिलिट्री को बोलते हैं। रिसालत रिलीजियस डिपार्टमेंट को बोलते हैं। काजी जो है वो जुडिशियल डिपार्टमेंट संभालेगा। आमिल जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर कहलाता है। कोह मतलब दीवान कोह दीवान यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इसके यहाँ पे थी। फिर मुबारक शाह एक अनदर जो है रूलर था। अलाउद्दीन आलम शाह उसके बाद का रूलर था। और वीकेस्ट रूलर जो था वो था अलाउद्दीन आलम शाह। इसने अपना थ्रोन जो है खुद लोधी डायनेस्टी को दिया था। समझ रहे हो आप, मतलब कितना कमज़ोर किस्म का ये शख्स होगा, कितना डरा हुआ शख्स होगा कि जो अपना थ्रोन, अपना राजगद्दी जो है किसी और को ऐसे ही दे दे। तो ये थे अलाउद्दीन आलम शाह। यहाँ पे शाह डायनेस्टी खत्म होती है, फिर आती है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में क्या हुआ, बहलोल लोधी इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। कौन? बहलोल लोधी जो है एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है यहाँ पे। इन्होंने 1451 से लेकर 1433 तक जो है रूल किया। अफगान थे ये, ठीक है। फिफ्थ एंड फाइनल डायनेस्टी है ये। मैंने कहा था शाहरुख, रिपीट आफ्टर मी, खान तुझे साथ ले जाएगा, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। फिफ्थ एंड फाइनल डायनेस्टी याद रखने के लिए इसी है। तो ये यहाँ पे बहलोल लोधी है, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद आते हैं बहलोल लोधी के बाद इनका बेटा सिकंदर लोधी राजा बनता है। सिकंदर लोधी जो है ये आगरा सिटी को फाउंड करते हैं, यानी कि एक नई सिटी बनाते हैं। मान लो मैं किंग हूँ, ठीक है। अब मैं किंग होने के नाते मैं तो बोलूँगा, हुक्म दूंगा कि चलो आज फलानी जगह पे हम नया शहर बसाएंगे। मैं वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दूंगा। लोगों से कहूँगा जाओ वहाँ पे रहो, वहाँ पे मैं अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल बना रहा हूँ। तो लोग ऑब्वियसली जाएंगे कि हाँ भाई बेटर है, नई जगह है, नई जगह बनाई है राजा साहब ने, हम वहाँ जाएंगे। तो सिकंदर लोधी ने आगरा को ऐसे ही फाउंड किया, तो इसलिए आगरा वाज फाउंड बाय सिकंदर लोधी। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर उसका मेजरमेंट, जैसे कि आज हम बोलते हैं किलो बोलते हैं, फीट बोलते हैं, कितने फीट है, कितने किलो है, कितने इंच हैं, तो इस कितने सेंटीमीटर है। तो इसने गज़े सिकंदरी, GAZ, गज़े सिकंदरी शुरू किया था, यानी कि अपना मेजरमेंट लेवल शुरू किया था, जिसको गज़े सिकंदरी बोलते हैं, ठीक है। इसने री इम्पोज किया जजिया, यानी कि जजिया ख़त्म कर दिया गया था यहाँ पे खिज़र खान वगैरह इनके तरफ से, जो सॉफ्ट कॉर्नर रूलर होते हैं मुस्लिम्स, उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसने वापस से शुरू किया कि हाँ जजिया को फिर से शुरू किया जाए। इसने कुछ राइटिंग्स लिखी हैं। गुलरुख, अपना नाम इसने गुलरुख रखा है, लेकिन देखो हर कोई राइटर होता है, जैसे कि मेरा नाम अफसार भट्ट है। तो अब जब मैं कुछ शायरी करूँगा तो अफसार भट्ट को मैं वहाँ पे इतना बड़ा नाम डालूंगा तो शायरी ख़राब हो जाएगी, मतलब शायरी में बैठेगा नहीं। तो मैं कोई नॉर्मल जो है एक वर्ड चुनूंगा, कोई भी वर्ड चुनूंगा, खाकी वाकी जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे मीर वगैरह, गालिब, इनका छोटे छोटे नाम थे। तो ऐसे ही नाम इसने क्या है, पेन नेम होता है, जो इसने क्या रखा था, गुल रुख रखा था। किसने? सिकंदर लोधी ने अपना नाम गुलरुख रखा था। सिकंदर, इसके बाद आता है इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी क्या था? एक राजा था इंडिया का, ठीक है। इसका एक रिलेटिव था, इसका नाम था दौलत खान, ठीक है। दौलत खान लोधी, ये पंजाब का राजा था। कहाँ का राजा था? पंजाब का राजा। इससे देखा नहीं गया कि इब्राहिम लोधी जो इंडिया पे कैसे रूल किया था। इसका रिश्तेदार था, देखो रिश्तेदार कैसे झलते हैं। ये दौलत खान लोधी को इसका सहा नहीं गया। दौलत खान लोधी मिला बाबर से, जो कि मुगल था। उससे मिला, जाके उसको बोला आप एक काम करो, आप हिंदुस्तान पे हमला करो तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। तो वहां पे जो है बहुत ज्यादा पैसा, सारा कुछ है, मतलब बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात है। तो बाबर को किसने बुलाया? दौलत खान लोधी ने। दौलत खान लोधी कौन था? इब्राहिम का अपना रिश्तेदार था। देखो रिश्तेदार क्या करते हैं। तो फिर बाबर ने हमला किया हिंदुस्तान पे। 1526 में पानीपत की पहली जंग हुई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई। किस किस के बीच में? बाबर के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में। तो जीता कौन? बाबर जीता। बाबर जब जीता तो कौन सी डायनेस्टी आएगी? मुगल डायनेस्टी आएगी। तो फिर उसके बाद आती है मुगल डायनेस्टी। फिर मैं आपको मुगल्स पढ़ाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। पहले मैं जितने भी ये यहाँ से इन सब के बेस्ड MCQs लाऊंगा कल की सीरीज में। तो आपने वीडियो जो है ज़रूर देखनी है कल की, ताकि आपको ये कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद हम मुगल्स कंप्लीट करेंगे। मुगल्स के बाद हम चलेंगे सीधा लेटर मुगल्स में। फिर उसके बाद हम मराठास को भी पढ़ लेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे सीधा मॉडर्न इंडिया पे, नेशनल मूवमेंट पे। और यहाँ से आपको GK में बहुत सारे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं, इसलिए कोई भी सेशन मिस मत करना। बाकी द एग्ज़ाम काउंसलर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। और एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, वो भी आप
जो है ज्वाइन कर लो, डाउनलोड कर लो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, वहाँ से पता चलता है कि हाँ आपको लेक्चर पसंद आया है, कुछ फ़ायदा हुआ है लेक्चर देने से या नहीं हुआ। तो बाकी आपने क्या करना है कि मेरे लिए कोई कमेंट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, कुछ सजेशन देना हो तो वो भी दे सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप कि आप सबका दिन अच्छा जाए। थैंक यू वेरी मच।